अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली शूज के साथ। नाजरीन, मुल्क में टकराव की सूरत हाल बरकरार है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को जो कुछ रोज कबल उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसकी FIR नहीं कट रही थी। अब FIR क्यों नहीं कट रही थी? वो इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब उसमें अपनी मर्जी के 3 नाम शामिल करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो बगैर सबूत के, उनके पास सबूत नहीं थे लेकिन वो इल्जामात लगा रहे थे। उसके बाद या उससे पहले की भी पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी गहमा गहमी है, टकराव की सूरत, इस्टेब्लिशमेंट और खास करके तहरीक इंसाफ के माबैन एक टकराव बरकरार है। अब वो टकराव मजीद बढ़ रहा है। वो इस वजह से, जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, अब उसके बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ी है। वो इस वजह से कि बीच में आजम सवाती की एक वीडियो, बरहना वीडियो उनकी वाइफ के साथ, उसके बाद आज अपना परवेज रशीद, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद की भी एक बरहना वीडियो मंजर आम पे आई है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, क्योंकि तारीखी जो हकायक हैं वो बड़े तल्ख हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख के जो हकायक हैं वो बड़े तल्ख हैं। माजी में इस्टेब्लिशमेंट और यानी सियासतदान आमने सामने रहे, लेकिन इस तरह से नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जिस मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि उसी मोड़ पे पहले भी पाकिस्तान खड़ा था। अगर याद करें हम 1999 की सूरत हाल, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया गया, जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा के और मार्शल लॉ नाफिज किया था, तो मुझे लग रहा है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। कल नवाज शरीफ थे, आज इमरान खान साहब हैं। वो इस वजह से क्योंकि ममासलत है, तारीखी तल्ख हकायक माजी के और आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एज इट इज ऐसे है। ये सारी सूरत हाल ऐसी मुझे नजर आ रही है। कुछ बात करेंगे इस पे, जैसा कि मैंने कहा परवेज रशीद की एक बरहना वीडियो आई है और अपना मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी जबानी कुछ कहानी है। माजी में उनका जो इंटरव्यू किया गया था या उनके ऊपर जो किताब लिखी गई थी सोहेल वाहिद साहब की, वो सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने सवालातों के हवाले से नवाज शरीफ के साथ एक इंटरव्यू किया था, फिर उसको मेरे ख्याल से किताबी शक्ल दी गई। उसका नाम है गद्दार कौन, उस पर भी बात करेंगे। तो सारी सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल पे जो टकराव का जो माहौल है, जो टकराव की सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब का एक कालम है 2 रोज कबल, वो बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि उसमें भी बड़े तल्ख हकायक हैं, उसमें एक तारीखी मामलात हैं, उसको भी आपके सामने रखता हूं मैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त बड़ी गंभीर है और दिन ब दिन वो बिगड़ती जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब बज़िद हैं, वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे और वो इलेक्शन चाह रहे हैं। लेकिन इलेक्शन से कबल एक ताइनाती होनी है, वो है बड़ी अहमियत की हामिल है ताइनाती, क्योंकि असल जंग जो है, असल जो लड़ाई है वो है ही ताकत की। क्योंकि माजी में भी ताकत किन के पास है आपको पता है, और आज भी जो ताकत है वो उन्हीं के पास है। लेकिन ताकत अपना 18वीं तरमीम के बाद वो उसका यानी एक उसकी विरासत हो गई। 18वीं तरमीम के बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास वो हथियार नहीं रहा था। सदर पाकिस्तान को इस्तेमाल करके और 58(2)B का इस्तेमाल करके असेंबलियां तोड़ती थी, इमरजेंसी नाफिज होती थी। तो ये एक तल्ख हकीकत है, तल्ख हकायक है माजी के। मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान उसी मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब थे और आज इमरान खान साहब है। टकराव शदीद है अपना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो आपके सामने चंद मैं चीजें रखता हूं, क्योंकि एक जो बरहना वीडियो अपना मंजर आम पे आई है जो परवेज रशीद साहब की, उससे कबल अपना वीडियो आई थी आजम सवाती और उनकी वाइफ की। पर्सनल वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं, तो इसमें सियासतदानों को सोचना चाहिए। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस के अंदर पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से कई सारी बातें की हैं कि उनको सोचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, आया कि वाकई हकीकी जमहूरियत के वो हामिल हैं या वो एस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल करके एक चोर दरवाजे से या उनको उनके साथ मफाहमत करके इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। अगर वाकई
पाकिस्तान के अंदर आप हकीकी इनकलाब लाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी लाना चाहते हैं, जो जमहूरी हो, जो आईनी हो, जो कानूनी हो, तो उस पर अमल करने के लिए पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को एक होना पड़ेगा, ना कि एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब हो, नून लीग हो, नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, या इवन जो सिंध के अंदर तरक्की पसंद जमातें हैं उनको साथ मिला के, या पंजाब के अंदर भी जो लीग जो लेफ्टिस्ट की पार्टियां हैं जो हकीकी माना में सियासत करती है और हकीकी माना में 1940 का जो पाकिस्तान चाहती है या जिन्ना का पाकिस्तान चाहती है, तो उसके लिए सारे सियासतदानों को एक पेज पे होना पड़ेगा। और एक पेज पर अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट को एक आना पड़ेगा, जैसा कि माजी में अपना नवाज शरीफ की जो मैंने किताब का जिक्र किया है गद्दार कौन का, उसमें जिक्र किया गया। अब चंद चीजें मैं आपके सामने उस गद्दार कौन का जो अपना स्क्रिप्ट है उसके हवाले से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता इस अपना वीलॉग के अंदर, लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि उसमें फौज के किरदार का जिक्र किया गया था और खुसूसन 8वीं जो तरमीम है उसका भी जिक्र किया गया है, और मियां नवाज शरीफ साहब के जो फैसला कुन जो लम्हात थे उन्होंने उसमें क्या किया था। तो सबसे पहले जो अपना फौज का किरदार है उस पर बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ के उस किताब यानी सोहेल वड़ाइच साहब का जो किताब थी उसके अंदर नवाज शरीफ साहब से जो सवालात किए गए उनके जवाबात उन्होंने दिए। लेकिन फौज के किरदार के ऊपर सबसे पहले कि फौज के हलफ में तब्दीली होनी चाहिए ताकि वजीर आजम हाउस पे कब्जे का गैर कानूनी हुक्म कोई ना माने, यानी इस किस्म के उसमें बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फौजी हलफ में तब्दीली की बात है उसमें, और साथ ही साथ उस सारे मंजरनामे का उन्होंने जिक्र किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस किताब के अंदर जो सोहेल वड़ाइच साहब की किताब है, और साथ ही साथ जो उसमें 18वीं तरमीम के हवाले से कहा गया था या मुशर्रफ को हटाने के हवाले से कहा गया था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि उस वक्त मैंने ये स्टैंड लेना जरूरी समझा क्योंकि जमहूरियत की इज्जत को बचाना था, जमहूरियत की आन खतरे में थी, जमहूरियत की इज्जत खतरे में थी, और सिविल जो हुकूमत है उसको खतरा था। उस खतरे को बचाने के लिए मुझे मुशर्रफ को हटाना जरूरी मैंने समझा, वो मैंने उसको हटाया। तो उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ वो एक तारीख है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। फैसला कुन जो लम्हात हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे असेंबलियां तोड़ने के कागज पर दस्तखत करने को कहा, तो मैंने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी, मैंने कागज उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर मुझे कहा गया कि आपसे बदला लिया जाएगा। जर्नैल पहले से इक़्तिदार पर कब्जे के लिए तैयार बैठे थे, वरना चंद घंटों में बगावत मुमकिन न थी। जनरल मुशर्रफ को हटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। उनके अज़ाइम में रुकावट बनने की कोशिश की। जनरल ज़ियाउद्दीन में कोई खामी न थी, वो हर मामले को बखूबी समझते थे। जनरल मुशर्रफ जनरल ज़ियाउद्दीन के बारे में खुद कहते थे कि ये ज़हीन तरीन जनरल हैं। मुशर्रफ को निकालने का रिस्क जरूरी था, वगरना वज़ारत उज़्मा तौहीन आमेज हो चुकी थी। जब मुशर्रफ को हटाने का फैसला किया तो फिजा में नहीं बल्कि श्रीलंका में थे। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहना है कि ये अगर मैं ऐसे इकदाम नहीं उठाता तो फिर वज़ारत उज़्मा की इज्जत, वज़ारत उज़्मा का मान मर्तबा वो तहस नहस हो जाता। आज जो मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर, आज जो मोड़ है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर पाकिस्तान की सियासत करी है, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि ये तारीख दोहरा रही है। तल्ख हकायक है पाकिस्तान के और तल्ख हकीकत है एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से भी, फौज के उस किरदार के हवाले से भी, उस मुदाखलत के हवाले से भी। और आज जो इमरान खान साहब कह रहे, मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब वाकई हकीकी आजादी के तौर पे या हकीकी जमहूरी अमल को मजबूत करने के लिए और आईन पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए वो अपना उन्होंने एक सफर शुरू किया है। मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ऐसा हो। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जैसा मैंने कहा कि तारीख दोहरा रही है। आज जहां इमरान खान साहब खड़े, कल यहां यहीं पर नवाज शरीफ साहब खड़े थे। जैसा कि आजम सवाती की वीडियो मंजर आम पे आई, बरहना वीडियो,
और आज जो परवेज रशीद की वीडियो मंजर आम पे आई, ये सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, सियासतदानों को इस पे सोचना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ एक और चीज शेयर करूं, जो सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब का जो 2 रोज कबल अपना कालम उन्होंने लिखा था, वो बड़ा जबरदस्त है। आपके सामने रखता हूं कि फड्डा किसका, फड्डा किस बात का। कोई माने या ना माने, सारा फड्डा नए आर्मी चीफ की तकर्री का है। 1 साल पहले ये फड्डा उस वक्त शुरू हुआ जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा को 2019 में 3 साल की तोसी दे चुके थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में ISI के DG के ट्रांसफर पर जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफात पैदा हुए, तो उन्होंने जनरल बाजवा को कबल अज वक्त फारिग करके अपने किसी जाती वफादार को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया। ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं पहले, जो हामिद मीर साहब के इस आर्टिकल में आई है। इख्तियार से निकलने के बाद इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के जरिए एक दफा फिर जनरल बाजवा के साथ डील करने की कोशिश की, और जब कामयाब ना हुए तो आर्मी चीफ समेत कुछ दीगर अफसरों पर बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी। 3 नवंबर को वजीराबाद के करीब इमरान खान पर कातलाना हमले का अफसोसनाक वाकया पेश आया, और अगली शाम खान साहब ने शौकत खान हॉस्पिटल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। उन्होंने एक फौजी अफसर का नाम लेकर उस पर संगीन इल्जामात लगाए, और यह भी बता दिया कि उस वाकये की FIR दर्ज नहीं हो रही। ISPR ने इमरान खान के इल्जामात को बड़े सख्त अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने धाड़े मार मार कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका तस्करा मैंने अभी आपके सामने किया। आजम सवाती साहब ने जो इंकशाफ किया वो हमारे लिए नया नहीं था। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो हमें बताया जाता था कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और कुछ दीगर सियासतदानों की फिल्में बनाई गई हैं। आजम सवाती को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि जब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आजम सवाती के मामले में कुछ फौजी अफसरान को घसीट रहे थे, तो उसी शाम इमरान खान की कुछ करीबी शख्सियात बाज फौजी अफसरान से राब्ते करके मफाहमत के रास्ते तलाश कर रही थी। इस वक्त पाकिस्तान को जिस फड्डे में फंसा दिया गया है, उस फड्डे में से निकालने के लिए मफाहमत की कोशिश कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मफाहमत के लिए यह कहना कि जनरल बाजवा जाते जाते फलां फलां को आर्मी चीफ बनवा दे तो सब ठीक हो जाएगा, इंतहाई नामुनासिब है। मफाहमत के लिए नए इंतखाबात की तारीख मांगना बिल्कुल जायज है, लेकिन अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मांगना यह साबित करता है कि हमारी मकबूल सियासी क़यादत अवाम पर कम और आर्मी चीफ पर ज्यादा इन्हिसार करती है। यह कमजोरी हमें सिर्फ इमरान खान में नजर नहीं आती। माजी के अक्सर मकबूल वज़ीर आज़म ने सीनियरिटी को नजरअंदाज करके अपने मनपसंद अफराद को आर्मी चीफ बनाया, और उनमें से कोई भी अपने मन की मुरादें हासिल कर ना सका। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने 1951 ईस्वी में 2 सीनियर जनरलों मोहम्मद अकबर खान और N.A. रजा को नजरअंदाज करके अयूब खान को आर्मी चीफ बना दिया। पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्मों को जनरल मोहम्मद अकबर खान की आप बीती मेरी आखिरी मंजिल जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तकर्री से कबल क्या क्या साजिशें हुई। फौज के सबसे काबिल और सीनियर अफसर जनरल इफ्तिखार खान अचानक एक पुरस्कार फिजाई हादसे का शिकार हो गए। मोहम्मद अकबर खान और N.A.M. रजा को इसलिए नजरअंदाज किया गया कि वो किसी बरतानवी अफसर को पाकिस्तानी फौज का सरबराह बनाने के खिलाफ थे। लिहाजा लियाकत अली खान ने सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा के मशवरे पर अयूब खान को फौज का सरबराह बना दिया। उसी अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की मिली भगत से पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया। 1958 ईस्वी में जनरल अयूब खान सदर बन गए तो उन्होंने 3 जनरलों की सीनियरिटी को नजरअंदाज करके मूसा खान को आर्मी चीफ बना दिया। 1966 ईस्वी में अयूब खान ने एक दफा फिर 2 सीनियर जनरलों को नजरअंदाज किया और यहिया खान को आर्मी चीफ बना दिया। यहिया खान ने अपने मोहसिन अयूब खान से 1969 ईस्वी में इस्तीफा लिया और दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया। 1976 ईस्वी में पाकिस्तान के एक मकबूल वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ की तकर्री में 7 फौजी अफसरान की सीनियरिटी को नजरअंदाज किया और बहुत जूनियर अफसर जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। उन साहब ने 1977 ईस्वी में मार्शल लॉ लगाया और 1979 ईस्वी में भुट्टो साहब को फांसी पर लटकाने में अहम किरदार अदा किया। भुट्टो साहब के बाद यही काम एक और मकबूल वजीर आजम
नवाज शरीफ ने बार बार किया। 1998 ईस्वी में उन्होंने 2 फौजी जनरलों की सेनाटी को नजरअंदाज किया और जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। मौसूफ ने 1 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ को फारिग करके खुद इख्तियार पर कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ ने 2013 ईस्वी में एक दफा फिर 2 सीनियर जनरलों को नजरअंदाज करके राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया। ये साहब फील्ड मार्शल बनने का ख्वाब देखने लगे और एक मौके पर मार्शल लगाने वाले थे, लेकिन कुछ साथी अफसरों ने उन्हें रोक दिया और नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से बच गए। 2016 ईस्वी में नवाज शरीफ ने 4 सीनियर जनरलों को नजरअंदाज करके जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया और 1 साल के बाद नवाज शरीफ जीटी रोड पर खिलाई मखलूक के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूं थोड़ी देर पहले। याद कीजिए कि 2019 में जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ 3 साल मुकम्मल हुए तो मुल्क एक नए फड्डे में फंसा हुआ था। वजीर आजम इमरान खान लंदन में बैठे नवाज शरीफ और नेब के कैदी आसिफ जरदारी ने एक अजीम इत्तफाक राय के साथ जनरल बाजवा को तोसी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह तोसी किस कानून के तहत दी गई। एक दूसरे के खून के प्यासे सियासतदान पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए और तोसी का कानून मंजूर करा के सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर दिया। जिस जनरल बाजवा को इमरान खान ने खुद तोसी दिलाई और सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर उनकी तोसी का कानून बनवाया, आज वही जनरल बाजवा बहुत बड़ा विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। बदकिस्मती से वतन अजीज में आर्मी चीफ को सदर और वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है और इसीलिए हर वजीर आजम अपने मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता था। क्या यह तकर्री सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर नहीं हो सकती? अगर इमरान खान भी 2019 में मेरिट का ख्याल रखते तो आज हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ना बता रहे होते कि मुझ पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। कानून के तहत इमरान खान को अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज कराने का हक हासिल है, लेकिन जिस मुल्क में सारी ताकत आर्मी चीफ के पास हो वहां कानून पीछे रह जाता है और फौज आगे निकल जाती है। यह सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब का एक तल्ख हकीकत के साथ एक आर्टिकल है जो जंग अखबार में छपा है, आपके सामने रखा। ये सारी हकीकत और सारे तल्ख हकायक मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर किए, आपके सामने इस वजह से रखे क्योंकि तारीख खुद को दोहरा रही है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। कल का नवाज शरीफ, आज का इमरान खान, लेकिन मुल्क उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से नवाज शरीफ की शुरुआत हुई थी और आज इमरान खान साहब पे खत्म हो रही। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।